रोज की जिंदगी में जब कोई अपनी खराब साइकिल ठीक होने के लिए मैकेनिक को देता है या फिर किसी इमरजेंसी के वक्त बैंक से गोल्ड लोन लेता है, तो आम तौर पर यही लगता है कि बस एक सिंपल सा लेन देन हो रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब लगता है एक व्यक्ति ने कोई चीज दी और दूसरे ने उसे रख लिया, बस इतना ही। एग्जैक्टली लेकिन क्या कभी किसी ने रुककर सोचा है कि इस छोटे से एवरीडे आदान प्रदान के पीछे कितने गहरे कानूनी नियम काम कर रहे होते हैं, यानी लीगल प्रिंसिपल्स। और वही ओनरशिप और पोजेशन का खेल, मतलब किसी चीज का मालिक होना और उस पर फिजिकल कब्जा होना, ये दोनों बातें लोग अक्सर मिक्स कर देते हैं। वही तो, लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर कानून की नजरों में ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास लीगल टेक्स्ट बुक्स, टैक्समैन के आर्टिकल्स और लैंडमार्क जुडिशियल केसेस का एक बड़ा हेवी स्टैक है। जिसे हम पूरी तरह से अनपैक करने वाले हैं। ये सारा मटेरियल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 9 पर बेस्ड है, राइट? हाँ, और इन सोर्सेज के जरिए हम थ्योरी से बाहर निकलकर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जो हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी से जुड़ी है। हमारा मेन मिशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को कंप्लीटली डिकोड करना। उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है और उसका बेसिक नेचर कैसा होता है। और सबसे अहम बात, हम ये क्लियर करेंगे कि ये प्लेज आखिर बेलमेंट और मॉर्गेज जैसे कंफ्यूजिंग टर्म से कैसे अलग है। क्योंकि आम बोलचाल में लोग इन सबको बस गिरवी रखना कह देते हैं, पर लॉ कोर्ट्स में एक गलत शब्द का इस्तेमाल पूरा केस पलट सकता है। बिल्कुल पलट सकता है। तो इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी जहां से इस पूरे स्ट्रक्चर की नींव पड़ती है। सोर्सेज क्लियरली बताते हैं कि अगर प्लेज समझना है तो इससे पहले उसके फाउंडेशन यानी बेलमेंट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेसिक कोर में हर प्लेज आखिर में एक बेलमेंट ही होता है। सही कहा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 148 पर अगर नजर डालें तो ये वर्ड बेलमेंट बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड बेलियर से आया है, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर यानी सौंपना। अगर इसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करें तो बेलमेंट का मतलब है जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर करता है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जैसे गाड़ी, लैपटॉप या ज्वेलरी। और वो डिलीवरी किसी खास मकसद या पर्पस के लिए होती है। जो व्यक्ति अपना सामान देता है उसे कानूनी भाषा में बेलौर कहते हैं। और जिसे वो सामान मिलता है उसे बेली कहा जाता है। जब वो स्पेसिफिक मकसद पूरा हो जाता है तब गुड्स वापस कर दिए जाते हैं या फिर बेलर के इंस्ट्रक्शंस पर डिस्पोज कर दिए जाते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स एक ऐसी बात हाईलाइट करती हैं जो आम लोगों के लिए थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव हो सकती है। बेलमेंट के इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ पोजेशन यानी फिजिकल कब्जे का ट्रांसफर होता है। ओनरशिप यानी मालिकाना हक हमेशा बेलर के पास ही रहता है। इस डिस्टिंक्शन को डीपली समझना सच में जरूरी है, क्योंकि बस फिजिकल कस्टडी होने का मतलब लीगली पोजेशन होना नहीं होता। कानून इस पर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है। मैं इस पर एक एनालॉजी देता हूँ। हाँ प्लीज बताइए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाता है और वहां वैलेट पार्किंग वाले को गाड़ी की चाबी दे देता है। वैलेट उस गाड़ी में बैठता है, उसे पार्क करता है और चाबी अपने पास सिक्योरली रख लेता है। ये सिनारियो एक परफेक्ट बेलमेंट है। क्यों? क्योंकि कार पर अब पूरा फिजिकल कंट्रोल और कस्टडी उस वैलेट का है। राइट। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी मॉल के पेड पार्किंग लॉट में जाता है, टिकट खरीदता है, गाड़ी खुद पार्क करता है और चाबी अपने पास रख लेता है। हाँ, चाबी अपनी जेब में रख लेता है, तो ये बेलमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने पार्किंग लॉट वाले को पोजेशन ट्रांसफर ही नहीं किया। उसने बेसिकली सिर्फ एक पार्किंग स्पेस रेंट पर ली है। ये वैलेट और पार्किंग लॉट वाली थ्योरी सिर्फ हवा में नहीं है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जो इसी एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन पर बेस्ड है। अतुल मेहरा वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओह यस, ये लॉकर वाला केस काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इस केस की बैकग्राउंड स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक कस्टमर ने बैंक में एक लॉकर रेंट किया और उस लॉकर के अंदर अपनी कीमती ज्वेलरी रखती। एक दिन बैंक में चोरी हो गई और उस लॉकर से वो ज्वेलरी गायब हो गई। तो कस्टमर ने ऑब्वियसली बैंक पर केस किया होगा। बिल्कुल। कस्टमर ने क्लेम किया कि बैंक एक बेली है। उसका आर्ग्यूमेंट था कि बैंक के पास मेरे सामान का पोजेशन था, इसीलिए अब चोरी की भरपाई बैंक को करनी पड़ेगी। तो कोर्ट ने इसको कैसे देखा? क्या सच में वहां बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था? कोर्ट ने जब सारे फैक्ट्स को एनालाइज किया तो फाइनली ये तय किया कि बैंक लॉकर में ज्वेलरी रखना बेलमेंट नहीं है। वेट, बेलमेंट नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां फिजिकल पोजेशन बैंक को इफेक्टिवली ट्रांसफर ही नहीं हुई थी।
देखिए, लॉकर सिस्टम इस तरह डिजाइन होता है कि एक चाबी कस्टमर के पास होती है और दूसरी मास्टर की बैंक के पास। और सबसे बड़ी बात, बैंक को लीगली और प्रैक्टिकली ये पता ही नहीं होता कि कस्टमर ने उस लॉकर के अंदर रखा क्या है। अच्छा। यानी जब तक बेली को यही ना पता हो कि उसके पास इफेक्टिवली कौन सा सामान डिलीवर किया गया है और जब तक उसका एक्सक्लूसिव फिजिकल कंट्रोल ना हो, तब तक लॉ पोजीशन का ट्रांसफर नहीं मानता। सही पकड़ा आपने। अब यहाँ एक नेचुरली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आता है। बेलमेंट के नाम में ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट शब्द जुड़ा हुआ है, तो क्या बिना किसी फॉर्मल, रिटन या म्यूचुअली अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट के भी बेलमेंट एग्जिस्ट कर सकता है? आम इंसान तो यही सोचेगा ना कि अगर दोनों पार्टीज ने टर्म्स अग्री नहीं किए तो लायबिलिटी कैसे बन सकती है। लेकिन लीगल फ्रेमवर्क इस मुद्दे पर काफी न्यूआंस्ड है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन माहोमद का केस। ये कस्टम सीजर वाला मैटर था ना? हाँ, इसमें हुआ ये था कि स्टेट अथॉरिटीज ने एक प्राइवेट इंडिविजुअल की मोटर व्हीकल्स और कुछ दूसरे गुड्स सीज कर लिए थे, जब्त कर लिए थे। पर सीज करने के बाद उन्होंने उन गुड्स का ध्यान नहीं रखा। वो ओपन ग्राउंड में पड़े रहे और काफी नुकसान हो गया। तो जब ओनर ने कॉम्पनसेशन मांगा होगा, तो स्टेट ने क्या डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट दी? स्टेट अथॉरिटीज ने बड़ी टेक्निकल दलील दी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमारे और इस ओनर के बीच में कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था। हमने तो कानून के तहत सामान सीज किया। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो हम बेली नहीं, और जब हम बेली नहीं तो कॉम्पनसेशन कैसा। वाह, पर कोर्ट इस आर्ग्यूमेंट से क्लियरली कन्विंस नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने एक बहुत ही प्रोफाउंड लॉजिक दिया कि बेलमेंट सिर्फ पेपर पर लिखे कॉन्ट्रैक्ट्स तक सीमित नहीं है। जब स्टेट ने उन गुड्स को फिजिकली सीज करके अपने एब्सोल्यूट कंट्रोल में ले लिया, तो बाय डिफॉल्ट स्टेट पर एक बेली वाली हैवी जिम्मेदारी आ जाती है। यानी जब कंट्रोल आता है तो उसके साथ ड्यूटी ऑफ केयर ऑटोमेटिकली आती है, चाहे वहां कोई साइंड पेपर हो या ना। बिल्कुल। ये क्लियर हो गया। तो फाउंडेशन समझ आ गई। बेलमेंट और उसकी ओनरशिप वर्सेस पोजेशन वाले पजल को हमने क्रैक कर लिया। तो अब हम इस डीप डाइव के मेन कैरेक्टर पर चल सकते हैं। एंटर द प्लेज। द प्लेज। अगर बेलमेंट एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसमें रिपेयर, ट्रांसपोर्ट सब कवर होता है, तो प्लेज उसी बेलमेंट का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और हार्डकोर फाइनेंशियल अवतार। कानून की भाषा में जिसे सेक्शन 172 डिफाइन करता है, जब बेलमेंट का इकलौता मकसद किसी डेट या उधार को चुकाने की गारंटी बनना हो या किसी स्पेसिफिक प्रॉमिस को पूरा करने की सिक्योरिटी देना हो, तो उसे प्लेज या पॉन कहते हैं। और यहाँ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सीरियस हो जाती है। जो व्यक्ति अपना सामान एज अ सिक्योरिटी डिलीवर करता है, उसे अब सिर्फ बेलर नहीं बल्कि पॉनर या प्लेजर कहते हैं, और बैंक या क्रेडिटर को पॉनी या प्लेजी। राइट। और एक वैलिड प्लेज क्रिएट करने के लिए कुछ इसेंशियल्स लाजमी है। एक वैलिड अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी का मूवेबल होना, और सबसे अहम इसेंशियल है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। बिना पोजेशन ट्रांसफर किए प्लेज कंप्लीट नहीं होता। लेकिन हम कमर्शियल दुनिया हमेशा इतनी सिंपल तो नहीं होती कि हर चीज फिजिकली हाथ से हाथ में पकड़ा दी जाए। डिलीवरी दो तरह की होती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। हाँ, एक्चुअल डिलीवरी तो क्लियर है, जैसे अपने सोने के जेवर फिजिकल फॉर्म में बैंक मैनेजर को दे देना। पर ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कैसे काम करती है, खासकर मॉडर्न कॉमर्स में? इसे समझने के लिए सोर्सेज एक 1965 के लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की तरफ पॉइंट करते हैं। मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओ, ये केस तो कमर्शियल लॉ का फाउंडेशन माना जाता है। बिल्कुल। इस केस की कहानी में एक बिजनेस फर्म ने अपने वैल्यूएबल गुड्स रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्ट के लिए बुक किए। रेलवे ने उन्हें एक रेलवे रिसीट इशू की। अब उस फर्म को तुरंत वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी, तो उन्होंने बैंक से लोन लेने का सोचा। पर सामान तो ट्रेन में था, तो बैंक को प्लेज क्या किया? वही तो पॉइंट है। उन्होंने फिजिकली गुड्स नहीं दिए, बल्कि वो रेलवे रिसीट बैंक के फेवर में एंडोर्स करके उन्हें दे दी। बाद में कुछ ऐसी घटना हुई कि वो गुड्स रास्ते में ही गायब हो गए। अच्छा, तो जब डिस्प्यूट कोर्ट में गया तो सवाल ये था कि जब बैंक ने गुड्स को छुआ तक नहीं, तो क्या सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देने से लीगल प्लेज बन जाता है? हाँ। क्या फिजिकल मूवमेंट के बिना डिलीवरी हो सकती है? और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यहाँ कॉमर्स की स्पीड मेंटेन करने के लिए क्रूशल था। कोच ने रेकग्नाइज किया कि मॉडर्न बिजनेस ऐसे काम नहीं कर सकता जहां हजारों टन सामान प्रैक्टिकली लॉकर्स में रखा जाए। कोर्ट ने रूल किया कि रेलवे रिसीट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल होते हैं। यानी इनका ट्रांसफर करना लीगल टर्म्स में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी माना जाएगा। हाँ, और ये लॉ के तहत एक बिल्कुल वैलिड प्लेज क्रिएट करता है। इसको समझने का एक बड़ा सिंपल तरीका मेरे ध्यान में आता है।
जैसे एक कोड चेक टोकन सिस्टम होता है। जब कोई व्यक्ति किसी इवेंट में अपना कोड डिपॉजिट करता है तो उसे एक प्लास्टिक का टोकन मिलता है। उस टोकन की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है, पर कानूनी तौर पर जिसके हाथ में वो टोकन है, कोड पर उसी का हक है। वेरी वेल पुट। रेलवे रिसीट भी वही टोकन है। उस टोकन को बैंक को देने का मतलब है इनडायरेक्टली बैंक को पोजेशन दे देना। यहां इस मुद्दे पर एक ऑब्जर्वेशन बनाना जरूरी है। एक आम बेलमेंट में, जैसे आपने अपना लैपटॉप किसी दोस्त को 2 दिन के लिए दिया, तो वहां रिटर्न की बस एक उम्मीद होती है, कोई सॉलिड गारंटी नहीं। लेकिन प्लेज की दुनिया में वो प्रॉपर्टी एक फाइनेंशियल हॉस्टेज की तरह काम करती है। सही कहा, फाइनेंशियल हॉस्टेज। वो प्रॉपर्टी चीख कर कह रही होती है कि या तो डेटर बैंक का पैसा वापस करेगा, वरना वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए चली जाएगी। ये कॉन्क्रीट गारंटी है। और इसी हॉस्टेज कॉन्सेप्ट से हमारा अगला सेक्शन निकलता है, द पावर डायनामिक। जब पॉनी ने अपना सामान बैंक के पास रख दिया, तो इस रिश्ते में पावर किसके पास होती है और उसके साथ कौन सी हैवी ड्यूटीज आती हैं? शुरुआत पॉनी से करते हैं, यानी जिसके पास गुड्स रखे गए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 173 पॉनी को एक पावरफुल हथियार देता है, जिसे राइट ऑफ रिटेनर कहते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है ना, कि पॉनी उन गुड्स को तब तक अपने पास रोक कर रख सकता है जब तक लोन अमाउंट चुका नहीं दी जाती। हाँ, पर बात सिर्फ ओरिजिनल उधार तक सीमित नहीं है। उस लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट और गुड्स को सेफ रखने में जो खर्चा हुआ है, जैसे गोडाउन रेंट, उन सब पेमेंट्स के क्लियर होने तक पॉनी गुड्स वापस करने से इनकार कर सकता है। लेकिन इस पावर डायनामिक में ये जो सबसे एब्सोल्यूट टूल पॉनी के पास है, वो है सेक्शन 176, राइट टू सू एंड सेल। अगर पॉनर लोन वक्त पर चुकाने में डिफॉल्ट करता है, तो कानून पॉनी को 2 रास्ते देता है। पहला, डेट रिकवरी का केस फाइल कर दे और गुड्स को कोलैटरल की तरह लॉक रखे। और दूसरा, डायरेक्ट रास्ता, कि वो उन गुड्स को मार्केट में बेच दे और अपने पैसे वसूल ले। पर क्या ये पावर इतनी एब्सोल्यूट है कि पॉनी जो चाहे कर सकता है? यहाँ सॉसेज एक डीप लीगल फिलॉसफी एक्सप्लेन करते हैं, ललन प्रसाद वर्सेस रामत अली केस के जरिए। ये केस इस डिबेट को सेटल करता है कि प्लेज क्रिएट होने के बाद उस सामान की एक्चुअल ओनरशिप का स्टेटस क्या होता है। इस जजमेंट ने एक ब्रिलियंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया, स्पेशल प्रॉपर्टी वर्सेस जनरल प्रॉपर्टी। इसको समझना प्लेज की आत्मा को समझना है। जब एक व्यक्ति अपनी कार बैंक को प्लेज करता है, तो उस कार की जनरल प्रॉपर्टी यानी मेन अल्टीमेट ओनरशिप वो उस व्यक्ति के पास ही रहती है। वो टेक्निकली अभी भी मालिक है। लेकिन उसी टाइम पर बैंक के पास उस कार के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी उस ओनर की जनरल प्रॉपर्टी पर हावी हो जाती है जब तक लोन क्लियर नहीं होता। इसी की वजह से बैंक गुड्स को रोकने या बेचने का हक रखता है। बिल्कुल। पर आम लोगों में एक बहुत कॉमन डर होता है। लोग सोचते हैं कि जैसे ही उनकी ईएमआई बाउंस होगी, बैंक अचानक बिना बताए कोलैटरल को मार्केट में ऑक्शन कर देगा। ऐसा लगता है जैसे बैंक के पास डिक्टेटर जैसी पावर आ गई है। पर लीगल टेक्स्ट बुक्स क्लियर करती हैं कि कानून हमेशा एक बैलेंस बनाता है। अगर सेक्शन 176 पॉनी को सेल का अधिकार देता है, तो उसके आगे एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी लगाता है। और वो शर्त है रीजनेबल नोटिस। सेल इनिशिएट करने से पहले पॉनी के लिए मैंडेटरी है कि वो पॉनर को सेल के इंटेंट का एक रीजनेबल रिटन नोटिस दे। इसका अंडरलाइंग फिलॉसफी यही है कि चाहे डिफॉल्ट हो गया हो, कानून उस व्यक्ति को अपना सामान बचाने का एक आखिरी मौका देना चाहता है। बिना नोटिस के सेल पूरी तरह इनवैलिड हो सकती है और बैंक डैमेजेस भरने के लिए लायबल हो सकता है। अब जहां राइट्स हैं, वहां ड्यूटीज फ्री में नहीं आती। पॉनी की ड्यूटी है रीजनेबल केयर करना, और एक और क्रिटिकल ड्यूटी है कि वो प्लेज्ड गुड्स को अपने गुड्स के साथ फिजिकली मिक्स नहीं कर सकता। इसे ऐसे सोचिए, अगर किसी ने बैंक के पास 10,000 लीटर हाई ग्रेड पेट्रोल प्लेज किया, बैंक उस पेट्रोल को अपने खुद के कमर्शियल टैंक में मिक्स नहीं कर सकता जहां पहले से कोई और पेट्रोल हो। पॉनी को सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करनी होगी, वरना सेपरेशन का पूरा बिल और लॉस पॉनी की जेब से जाएगा। और जो पॉनर है उसकी भी ड्यूटीज हैं। लोन रीपे करने के अलावा अगर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, जैसे बाढ़ से सामान बचाने में, तो वो रीइंबर्स करना होगा। और सबसे क्रिटिकल ड्यूटी जिसे इग्नोर किया जाता है कि पॉनर को गुड्स में छुपे हुए किसी भी डेंजरस फॉल्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सोचिए, अगर कोई ऐसी स्पोर्ट्स कार प्लेज कर दे जिसके ब्रेक्स फेल हैं और पॉनी का एम्प्लॉई उसे ठोक दे, तो पॉनर फॉल्ट छुपाने के नतीजे भुगतने के लिए लायबल होगा। एब्सोल्युटली। अब इस डीप डाइव में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं।
एक काउंटर इंट्यूटिव, ऑलमोस्ट पैराडॉक्सिकल हिस्सा। क्या कोई इंसान एज अ सिक्योरिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकता है जिसका वो मालिक ही नहीं है? द रूल ब्रेकर सेक्शन। जनरल रूल के मुताबिक तो आंसर है नहीं। लीगल मैक्सिम है नीमो दात क्वाड नॉन हैबिट। कोई भी व्यक्ति वो टाइटल पास नहीं कर सकता जो उसके पास है ही नहीं। अगर आप वॉच के मालिक नहीं हो तो वैलिड प्लेज कैसे बनेगा? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन कॉमर्स की दुनिया इतनी तेजी से घूमती है कि हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना नामुमकिन है। इस स्मूथ फ्लो के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ एक्सेप्शंस बनाए हैं, जहां नॉन ओनर द्वारा किया गया प्लेज भी वैलिड होता है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, और वो कंडीशन है गुड फेथ। जिस बैंक को सामान दिया जा रहा है उसने नेक नियत से काम किया हो और उसे इस बात का कोई आइडिया ना हो कि प्लेज करने वाला ओरिजिनल ओनर नहीं है। एक्सेप्शंस को क्लोज से देखते हैं। पहला, सेक्शन 1780 कवर करता है मर्केंटाइल एजेंट को, जो एजेंट रेगुलर बिजनेस कोर्स में गुड्स पोजेस करता है। अगर वो एजेंट मालिक की परमिशन के बिना उन्हें किसी इनोसेंट क्रेडिटर को प्लेज कर दे और क्रेडिटर गुड फेथ में लोन दे दे, तो ओरिजिनल ओनर क्रेडिटर से सामान वापस नहीं छीन सकता। कानून उस इनोसेंट क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करेगा, वरना बैंक्स हर एजेंट पर डीप चेक करने लगेंगे और ट्रेड ठहर जाएगा। दूसरा फैसिनेटिंग एक्सेप्शन है सेक्शन 178A, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए किसी फ्रॉडस्टर ने धमकाकर किसी मासूम इंसान से एक महंगी पेंटिंग खरीद ली, एक ऐसे चेक से जो बाउंस हो गया। कानून में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। लेकिन ओरिजिनल ओनर के एक्शन लेने से पहले उस फ्रॉडस्टर ने अगर वो पेंटिंग किसी बैंक को प्लेज कर दी और बैंक ने गुड फेथ में एक्सेप्ट कर ली, तो लॉ उस नए प्लेज को कंप्लीटली लीगल मानेगा। फ्रॉडस्टर के एक्शन की सजा उस इनोसेंट बैंक को नहीं मिलेगी। और तीसरा एक्सेप्शन सेक्शन 179 डील करता है लिमिटेड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, यानी इंसान उतनी ही वैल्यू तक प्रॉपर्टी प्लेज कर सकता है जितना उसका हिस्सा है। जैसे जॉइंट ओनरशिप वाली मशीन पर एक पार्टनर बिना बताए लोन ले ले। फाइनेंस कंपनी ने गुड फेथ में किया है तो प्लेज वैलिड होगा, एटलीस्ट उस इंडिविजुअल के हिस्से तक। यहाँ भी कमर्शियल ट्रस्ट को प्रायोरिटी दी गई है। अब हम अपने कंक्लूसिव पड़ाव पर हैं, द ग्रैंड कंपैरिजन, प्लेज, बेलमेंट और मॉर्गेज। इनमें कहाँ ओवरलैप्स हैं और कहाँ स्ट्रिक्टली बाउंड्रीज हैं। सबसे पहले प्लेज और बेलमेंट। इनका रिश्ता बड़ा सिंपल है। हर प्लेज आखिर में एक बेलमेंट होता ही है, पर हर बेलमेंट प्लेज नहीं होता। इनका मकसद इन्हें अलग करता है। बेलमेंट के हजारों पर्पसेस हो सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, पर प्लेज सिर्फ डेट के लिए सिक्योरिटी होती है। और सेल राइट्स में भी फर्क है। बेलमेंट में बेली अपनी मर्जी से सामान बेच नहीं सकता, कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, जबकि प्लेज में पॉनी डिफॉल्ट पर नोटिस देकर गुड्स बेच सकता है। सही पॉइंट। और अब आते हैं उस कंपैरिजन पर जो सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, प्लेज वर्सेस मॉर्गेज। रोजमर्रा में लोग दोनों को गिरवी रखना बोलते हैं, पर लीगली जमीन आसमान का फर्क है। इनका सबसे बड़ा फर्क प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन पर है। प्लेज हमेशा और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, सोना, शेयर्स, गाड़ी, जिन पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। और मॉर्गेज एक्सक्लूसिवली इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, जमीन, बिल्डिंग या घर। इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न करता है। और इनकी लीगल एनाटॉमी में भी फर्क है। प्लेज में सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, पॉनी का स्पेशल इंटरेस्ट बनता है, पर अल्टीमेट मालिकाना हक पॉनोर का रहता है। लेकिन मॉर्गेज में लीगल ओनरशिप इंटरेस्ट बैंक को प्रैक्टिकली ट्रांसफर हो जाता है, जबकि फिजिकल पोजीशन आमतौर पर ओनर के पास ही रहता है। जैसे होम लोन में घर में रहता ओनर ही है, पर लीगल इंटरेस्ट बैंक के पास मॉर्गेज्ड होता है। एक लाइन में समराइज करें तो अगर प्रॉपर्टी चल सकती है, मूवेबल है और कब्जा ट्रांसफर हो रहा है तो वो प्लेज है। अगर इमूवेबल है तो मॉर्गेज। बैंकिंग में इनको ट्रीट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो हमने एक लंबा सफर तय कर लिया आज, बेलमेंट के फाउंडेशन से प्लेज की सिक्योरिटी, सेल राइट्स, रीजनेबल नोटिस, नॉन ओनर्स वाले एक्सेप्शंस और आखिर में ये ग्रैंड कंपैरिजन देख लिया। पर जाते जाते सुनने वालों के सोचने के लिए एक प्रोवोकेटिव पहेली छोड़ना जरूरी है। हमने एस्टैब्लिश किया कि प्लेज की आत्मा डिलीवरी ऑफ पोजेशन में होती है। जब तक बैंक के पास फिजिकल कब्जा नहीं, प्लेज कंप्लीट नहीं। पर आजकल एक नया प्रैक्टिस आम हो गया है, हाइपोथिकेशन। ओ, गाड़ी के लोन्स वाला सीन। हाँ, आजकल कार लोन में गाड़ी बैंक के पास कोलैटरल रखी जाती है। पर बैंक मैनेजर गाड़ी थोड़ी चलाता है। ओनरशिप और पोजीशन दोनों ओनर के पास होते हैं। बैंक के पास सिर्फ पेपर्स पर हाइपोथिकेशन का मार्क होता है। जब बैंक के पास फिजिकल पोजीशन है ही नहीं, तो एक्चुअल लॉ उस लेंडर के रिस्क को प्रैक्टिकली कैसे प्रोटेक्ट करता है?
खासकर तब जब बोरोवर गाड़ी लेकर गायब हो जाए। वही तो पहली है। जब पोजेशन और सिक्योरिटी बिल्कुल अलग दिशा में चले गए हैं तो कोर्ट्स इसका हक पहले रिकॉग्नाइज करेंगी। ये कंटेम्प्रेरी कानूनी उलझन एक ऐसी पजल है जिसके बारे में आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक नई डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है ये। तो अगली बार जब कोई इंसान वैले पार्किंग में चाबी दे या किसी मोटी फाइल वाले लोन एग्रीमेंट पर साइन करे तो उसे याद रखना चाहिए कि इन आम से ट्रांजैक्शंस के नीचे कानून का कितना इनविजिबल और कॉम्प्लेक्स पहिया घूम रहा है। सही कहा आपने।